हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 का टेस्ट नंबर 15 को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे टेलीग्राम पे, तो उनका आज एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप थोड़ा असेसमेंट कीजिएगा। ओके, और अगर एक आधा क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है आपका, तो उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो अभी आप कर लीजिए, तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब कल से 5 दिन हमारे पास में रह गए। तो अभी 5 दिन में आपको क्या करना है उसका भी स्ट्रेटजी मैं आज रात को टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है। वो मेरी तरफ से वो बेस्ट चीज है, बाकी आप जैसा करें वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। मैं मेरी तरफ से बेस्ट जो हो सकता है वो आपको बताऊंगा, बाकी आप जो करें वो सबसे बेस्ट है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको मेरे वाला जस्ट है तो उसके हिसाब से कीजिएगा, और नहीं तो आप अपने हिसाब से तो कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। वैसे बता दूं मैं आपको कि अभी आज हो गई है 11 तारीख, तो मेरे हिसाब से आपको 12 और 13 2 दिन लगातार पेपर नंबर 2 करना चाहिए, और फिर 14 और 15 2 दिन लगातार जो है वो पेपर नंबर 1 करना चाहिए। और फिर 16 तारीख को जो है 17 का पेपर आपका, तो 16 तारीख को आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो है सिर्फ चीज़ों को जो है वो क्या करना है, निकालना है ऊपर से। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आई थिंक वो ठीक रहेगा। बाकी आप जो सोच रहे हैं, आपने जैसा प्लान न रखा है वो सबसे बेस्ट है, आप उसके हिसाब से चलिएगा। ओके, हाँ जी, चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इसको शुरू करने से पहले एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, 2 मिनट दे दो बस, 2 मिनट नहीं 1 मिनट पक्का, चलो एक भी छोड़ो, 40 सेकेंड। हमारी जो यूट्यूब पे जो फैमिली है वो 60,000 जो है वो हमने क्रॉस कर लिए, और अभी जस्ट एक महीने पहले जो है हमारी फैमिली 50,000 क्रॉस किया था हमने, ठीक है। और अभी जो है हमारी फैमिली बढ़ के यूट्यूब पे और 60,000 क्रॉस हमने जो है वो कर लिया। तो इट्स वेरी बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू आप सबके कोऑपरेशन की वजह से, आप सबके फेथ की वजह से ये सब जो है वो पॉसिबल हो पाया। तो ऐसे अपना फेथ बनाए रखें, थैंक यू वेरी मच। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का आ रहा है वो है ये, मैच द फॉलोइंग का। तो ये आपकी जो थ्योरीज है इंटरनेशनल बिजनेस की, वहां से क्वेश्चन आया। सबसे पहले बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दिया था डेविड रिकार्डो ने, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये याद रखना भाई, ये दिया था गॉटफ्राइड हेबलर ने, और उसके बाद फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी तो हेक्सर-ओलिन ने, और आपका डॉक्टर ने रेसिप्रोकल डिमांड, तो रेसिप्रोकल डिमांड जो समझ जाना वो किसने दिया, मिल ने, ठीक है। तो आंसर जो है इसका वो क्या, 3142। आगे फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एश्योर्ड टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। भाई इसमें से कौन सा, किस चीज की जो है, जब ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम एंटर मारते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बोलता है किस चीज की जो है कंज्यूमर को श्योरिटी नहीं मिलती है, तो वो है आपका क्लियर ओरिजिन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, कि एक्चुअल के अंदर वो गुड्स जो है वो कहां से बनी है। भाई वो कोई गुड्स अगर इंडिया में सेल हो रही है तो क्या पता वो इंडिया में बिकी है, इंडिया में ही बनी है, या वो इंडिया से बाहर बन गई है। तो अपने को ये कंज्यूमर को थोड़ा सा जो है वो क्या रहता है, एश्योरेंस नहीं रहता है। वो मैंने लिखा है यहाँ पे मेड फ्रॉम विच कंट्री, की गुड्स जो है वो किस कंट्री से बन के आई है। चलो जी आगे, अब बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट स्प्रेड द बिजनेस रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बिजनेस रिस्क को स्प्रेड नहीं करता। क्या बात कर रहे हो सर, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब हम जो है अलग अलग नेशन के अंदर जो है वो काम करेंगे, तो हमारा जो रिस्क था उसको हमने क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है इन रिमूविंग द डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। बिल्कुल सही बात है, जो डोमेस्टिक मार्केट में आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जो है आप उनसे जो है वो क्या करते हैं, निकलते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या इनकरेक्ट है, और 2 जो है वो क्या करेक्ट, बोले तो डी। आगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द एमएनसी। एमएनसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ग्लोबलाइजेशन का। आपको ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप, मुझे लगता है कि शायद आपने इसका शायद आपने बी किया होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबलाइजेशन का फॉर एमएनसीज के लिए, मल्टीनेशनल फर्म के लिए। एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में जो है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसी को बेनिफिट ये मिला कि उसके जो रीजनल बैरियर्स हैं वो क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। तो आंसर जो एप्रोप्रिएट है वो ये है कि रीजंस आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल कंपटीशन। रीजन, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, बोले तो एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में काम कर रही है, तो इसका मतलब उसके जो रीजनल बैरियर्स थे वो क्या हो गए, एबॉलिश हो गए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करो राइट वन। सबसे पहले बोलता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीओ बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, जबकि ये बोले बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलता है ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द गुड्स सर्विसेज एंड इनकम, उसको क्लासिफाई करते हैं कैपिटल अकाउंट में, नहीं करंट अकाउंट में करते, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो है वो क्या, डी।
आगे, अरेंज द फॉलोइंग पार्टी इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। जब एक फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो पेमेंट कैसे कैसे होती है? सबसे पहले पेमेंट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर होगा पार्टनर के लोन का पेमेंट और लास्ट में पार्टनर की कैपिटल का। ठीक है जी, आंसर क्या 1 2 3 4 बोले तो बी। आगे, ए लिमिटेड ने इशू किया था प्रोस्पेक्टस इनवाइट की एप्लीकेशन 2000 शेयर के लिए। ओके, 2000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया था। एप्लीकेशन है 3000 शेयर की, ठीक है, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया और ना 2400 शेयर वालों को जो है वो शेयर दे दिए। मतलब जिन्होंने 2400 लगाए थे उनको दे दिए 2000 और बाकी 600 शेयर वालों को जो है वो क्या कर दिया? उनको रिफंड कर दिया। ओके, हाँ जी, ठीक है जी। फिर बोलता है मिस्टर ए उसने अलॉट किए थे, जिसको अलॉट किए गए 40 शेयर, मिस्टर ए को 40 शेयर अलॉट किए। आपको बताना है कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। जिनको 2000 शेयर अलॉट किए उन्होंने कितने अप्लाई किए थे? 2400। जिसको एक शेयर मिला है उसने कितना अप्लाई किया होगा? 2400 पर में 2000, और जिसको 40 शेयर मिले हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो क्या? 48। तो मिस्टर ए जो है उसने 48 शेयर लगाए थे तो उसको जो है वो 40 शेयर हमने क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या? सी। आगे, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर, 10 रुपए का एक है, 8 रुपए कोल्ड अप। ठीक है, ठीक है जी। फिर बोलता है मिस्टर जॉन जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है वो पे किया था 5 रुपए, ठीक है, और उसके शेयर को इन्होंने क्या कर दिया? फॉरफिट। तो मतलब 20 शेयर के फॉरफिट करें, 8 रुपए मांगे गए थे, 5 उसके रिसीव हो गए थे, 3 अभी तक नहीं मिले थे। ओके, फिर बोलता है इनमें से बोलता है ऑफ दिस 15 शेयर को री इशू कर दिया पार्कर को, 15 शेयर जो है वो क्या कर दिए? री इशू कर दिए। ठीक है, 6 रुपए के अंदर, मतलब फुली पेड, 10 रुपए वाला कितने में? 6 रुपए में। ओके, कर दिया तो ठीक है। फिर बोलता है व्हाट इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो बैलेंस पड़ा होता है जो फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड होता है, ना कि री इशूड शेयर से, क्योंकि अगर शेयर्स को री इशू कर दिया उसके बाद उनसे रिलेटेड जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ओके, तो आपने 20 शेयर को फॉरफिट किया था जिनमें से 15 को री इशू किया, तो अभी आपके जो रह गए वो कितने रह गए? 5 शेयर। तो उन 5 शेयर के रिगार्डिंग जो है वो कितना पैसा आया हुआ था? 5 शेयर के रिगार्डिंग 5 रुपए आए हुए थे, तो इंटू 5 बोल दो 25 रुपया जो है वो आपका आंसर आएगा, जो अभी भी आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या? 25। आगे, फिर बोलता है सेग्रीगेशन ऑफ एक्सपेंस है, जो आप बाइफरकेशन करते हो एक्सपेंस का, फिक्स में अलग, वेरिएबल में अलग, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से मैनेजमेंट को बेनिफिट मिलता है किस चीज का? कि मैनेजमेंट जो है वो क्या कर सकती है? कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है किस पे? एक्सपेंडिचर पे। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है द मैनेजमेंट कैन बी कंपेयर द एक्चुअल, मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस को कंपेयर करती है किसके साथ में? बजटेड वेरिएबल एक्सपेंस के साथ में, और टेक करेक्टिव एक्शन थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। कंपनी जो है वो क्या करती है? वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू जो है वो स्टैंडर्ड को और एक्चुअल में क्या कंपैरिजन करती है और देखते हैं कहां जहां वेरिएंस है और उसको जो है वो क्या करते हैं? दूर करने का काम करते हैं। तो आंसर क्या? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे, स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है क्या? इन फंड फ्लो एनालिसिस, बोला फंड फ्लो एनालिसिस में करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटी आर शोन सेपरेटली। फंड फ्लो एनालिसिस में करंट लायबिलिटी और करंट एसेट को सेपरेटली शो करते हैं क्योंकि उनकी एक अलग से स्टेटमेंट बनती है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है इन कैश फ्लो एनालिसिस, बोला कैश फ्लो के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है करंट एसेट के अंदर, वो एडजस्ट किया जाता है इन कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है जो भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, बोले तो जो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में जो भी चेंज होता है तो उसको हम दिखाते हैं कहां पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसको शो किया जाता है। तो आंसर क्या? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बोलता है बोमल का जो थ्योरी है, बोमल की थ्योरी कौन सी? सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। फाउंड दैट, इसने पाया कि शॉर्ट रन रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कैन बी कंसिस्टेंट विद द लॉन्ग रन, कि शॉर्ट रन में जो हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच अपनाई है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होती है किससे? लॉन्ग रन से। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ओके। फिर बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो गोल है वो लॉन्ग रन का है। क्या बात कर रहे हो सर, शॉर्ट रन के अंदर भी तो हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी? आपका असर्शन जो है वो क्या? ट्रू है, बट रीजनिंग क्या? फॉल्स है। आगे बोलता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रॉफिटेबल है एंड पॉसिबल है इफ टू मार्केट, अगर दो मार्केट के अंदर, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग मार्केट में एक ही सामान के सेम गुड्स के अलग अलग रेट चार्ज करना। ठीक है, वो पॉसिबल कहां होगा? जब दोनों मार्केट के अंदर जो है वो क्या? अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या? बी। आगे द लार्जर द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितना जो है वो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा तो उतना ही क्या होगा? तो उतना ही स्मॉलर होगा रिजल्टिंग प्राइस चेंज फॉर द गिवन इंक्रीज इन सप्लाई। क्योंकि हमको मालूम है कि देखिए प्राइस और डिमांड में तो कौन सा? इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन प्राइस और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है। चलो जी, बोलता है मोनोपोली जो फर्म होती है उसका जो रेवेन्यू कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बिल्कुल, मोनोपोली कर्व का जो रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये मैंने बना के दिखा दिया। ठीक है, लेकिन ये ना लेस इलास्टिक होता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, फिर बोलता है रीजन में बोल रहा है कि मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली, मोनोपोली फर्म जो है डज नॉट एक मिनट,
मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम टू डिटरमाइन बोथ द प्राइस एंड द क्वांटिटी टू बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स विम्स एंड फैंसी। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है आपका, एक मिनट रुकिएगा, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। तो बोलता है मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। या तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर वो सेल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, और दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मोनोपोली फर्म जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो दोनों चीजों के अंदर बेनिफिट ले सकती है, प्राइस को डिटरमाइन करने में भी और सेल्स पे भी कंट्रोल करने में, प्राइस को कंट्रोल करने में। दोनों में से एक टाइम पे आप एक पे ही आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। बोले तो ए सही कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो क्या है, ए है। आगे बोलता है कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा, जब वो इफ यू प्लान टू एक्सपेंडिचर ऑन द एक्स वाई जेड, तीन कमोडिटी के ऊपर अगर वो सेल कर रहा है, तीन कमोडिटी को बाय करने की सोच है, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो वो इक्विलिब्रियम तब होगा जब तीनों से मिलने वाला जो मार्जिन यूटिलिटी है और जो उनका प्राइस है उसका जो प्रोपोर्शन है वो बराबर होगा किसके, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द मनी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सी, MUX अपॉन प्राइस है इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस है इज इक्वल टू MUZ अपॉन प्राइस है इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। आगे फिर बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर आर द रेसिडुअल क्लेमेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑफ ऑल अर्निंग लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द प्रायर क्लेम, पहले जितने भी क्लेम होते हैं उन सबका पेमेंट करने के बाद में आखिरी में जो बचता है वो मिलता है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। आगे डैश मेथड इज नोन एज द टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हम किसको, IRR को। जो आप IRR मेथड है उसको बोलते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आगे बोलते हैं पेबैक पीरियड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड आपको अप्रोक्सीमेशन देते हैं रेट ऑफ रिटर्न का, सर अप्रोक्सीमेशन रेट ऑफ रिटर्न देता है IRR। ओके, फिर तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलता है वेयर रेवेन्यू आर अनइक्वल, जब रेवेन्यू अनइक्वल है तो वहां पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक को यूज करना चाहिए, ये क्या मतलब हुआ, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या गलत है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आगे बोलता है अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज द क्रूड रूल ऑफ थंब, ये क्रूड रूल ऑफ थंब होता है, सर क्रूड रूल ऑफ थंब जो है वो है आपका पेबैक पीरियड मेथड। ओके, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलता है पेबैक पीरियड मेथड जो है ओवर एम्फेसाइज, पेबैक पीरियड मेथड जो है वो पूरा फोकस करता है किसके ऊपर, ऑन द अर्ली रिकवरी ऑफ इन्वेस्टेड फंड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेबैक पीरियड वाला ये नहीं देखता कि प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, वो बस ये देखता है कि हमने जो इनिशियल कैपिटल आउटले लगा रखी है वो हमको कितने जल्दी रिकवर हो रही है, उसके ऊपर उसका फोकस होता है। तो हम बोलेंगे असर्शन तो क्या है, गलत है, जबकि रीजनिंग क्या करेक्ट है। आगे मैच द फॉलोइंग, कैपिटल बस्टिंग को जो है वो क्या, कैपिटल बस्टिंग प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो क्या, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। IRR जो है वो क्या है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो क्या, इरिवर्सिबल नेचर है, एक बार अगर ले लिए तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आंसर जो है वो क्या, 4312। आगे विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल, इनमें से कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बेल शेप होता है, हाँ जी होता है, मीन मीडियन मोड उनके बराबर होते हैं, हाँ जी होते हैं, द टोटल एरिया जो है अंडर नॉर्मल कर्व का वो 1 के बराबर होता है, और जो टू टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की इन बोथ द डायरेक्शन टच इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टच करती है नहीं, नेवर टच। तो आंसर क्या आएगा, डी। आगे मैच द फॉलोइंग है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, बेस ऑफ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये किसके बराबर है, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का मतलब ये नल हाइपोथेसिस, अगर वो नॉट इक्वल होता है तो ये है आपका नॉन स्पेसिफिक। और पैरामीटर वैल्यू जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, तो ये क्या होती है, दीज आर द वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के होते हैं पैरामीटर और सैंपल के होते हैं स्टैटिक्स। का आंसर जो बनेगा वो क्या, 4312। आगे बोलता है इफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ए, अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको ये दे रखा है, ठीक है, इज नॉट इक्वल, रिसर्चर रिक्वायर्ड, तो वहां पे आपको टू टेल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर नॉट इक्वल है तो इसका मतलब अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी, मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, तो वहां पे अपने को टू टेल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है। तो बोलता है, मैंने लिखा भी है, लेस देन एंड मोर देन दोनों हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू द पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ मीन। तो ये सही है क्या, सर ये गलत है, क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो पैरामीटर वो पॉपुलेशन के मीन के क्या बराबर होना चाहिए। तो आंसर यहां पे जो है वो क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है, जबकि 2 इनकरेक्ट है, बोले तो सी। आगे वो मैच द फॉलोइंग बोलता है एबिलिटी ऑफ द टेस्ट की एबिलिटी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो उसको बोलते हैं क्या, पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है जी। फिर बोलते हैं एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए नल हाइपोथेसिस, वो क्या होता है, एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस, वो है टाइप 2 एरर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो वो क्या होता है आपका टाइप, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग करना
ए ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैंपलिंग एरर की वजह से तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस तो वो क्या टाइप 1 एरर है। अच्छा यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि कौन सा एरर जो है वो ज्यादा डेंजरस है, टाइप 1 है टाइप 2 है। देखो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीजें जो है कि टाइप 1 डेंजरस है या टाइप 2 डेंजरस है, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर, वो डिपेंड करते हैं आपके सैंपलिंग के ऊपर। इट्स नॉट द क्रूड रूल कोई भी नहीं है या कोई एक एग्जैक्ट फिनोमिना नहीं है जो ये बोले कि टाइप 1 इज मोर डेंजरस या टाइप 2 इज मोर डेंजरस। देखने में टाइप 1 ज्यादा डेंजरस है, बट क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और वहां पे टाइप 2 एरर को मोर डेंजरस बताया गया था, तो मैं आपको यही कहूंगा कि वैसे जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलता हूं कि इसका कोई आंसर नहीं है करेक्ट। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट फिर भी अगर पेपर में आ जाए तो आप बोल देना कि भाई टाइप 2 एरर जो है वो ज्यादा क्या है, डेंजरस है। ठीक है, हालांकि मैंने टाइप 1 बताया था क्योंकि एक्चुअल में टाइप 1 ही ज्यादा डेंजरस है, बट यूजीसी ने जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में दिया था और टाइप 2 को माना तो भाई तुम टाइप 2 कर देना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है जी आपको कुछ बातें हैं उनमें से रॉन्ग को आपको बताना। सबसे पहले बोलता है एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नहीं सर ये थोड़ी होता है। फिर बोलता है 1 माइनस ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा होता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्रिटिकल वैल्यू जो है जेड स्टेट्स की फॉर द टू टेल टेस्ट जो है 5% पे वो 1.96 होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है? इनकरेक्ट है। बोले तो 1 एंड 2 जो है इनकरेक्ट है और जो आपके 3 जो है वो क्या है? करेक्ट है। आगे मोटिवेशन जो है वो यूनिवर्सल मैनेजरियल फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है सर, हर जगह पे वो देखने को मिलेगा, हर एक स्टेज पे हर एक लेवल पे। फिर बोलता है मोटिवेशन इज यूज्ड एट एवरी लेवल, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों की दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी करिए किसको? असर्शन को। आगे लेसिस फेयर का मतलब क्या होता है? लेट देम फ्रीली, जब हम जो है वो अपने एम्प्लॉइज को क्या फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लेसिस फेयर। लेसिस फेयर लीडरशिप डिस्क्राइब ए लीडर हु लीव हिज कलीग, जो अपने कलीग्स को क्या छोड़ देता है टू गेट ऑन विद देयर वर्क, अपने काम के साथ छोड़ दे और बोलेगा अपने हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक है, बोलता है लेसिस फेयर का मतलब होता है लीव इट बी, बिल्कुल सही बात है। ऊपर यही तो बात है कि कलीग को अपने काम पे छोड़ देना, लीव इट बी। तो आंसर जो आएगा वो क्या? दोनों बातें एकदम करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है किसको? असर्शन को। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलता है लीडरशिप जो है वो एक एबिलिटी है, किस चीज की? टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, औरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को लीडरशिप बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। बोलता है मोटिवेशन इंक्रीज करता है रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, अरे सर मोटिवेशन की वजह से जो लेबर टर्नओवर का रेशियो वो कम होता है, इंक्रीज नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 1 जो है वो करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। आगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कौन सा होता है? सर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है? लीडर एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ पावर, जिसके अंदर जो है वो क्या ग्रेटर लेवल ऑफ कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, वो है ऑटोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक कौन सा है? लीडर वर्क बाय द बुक एंश्योरिंग दैट देयर स्टाफ फॉलो द प्रोसीजर एग्जैक्टली, वो ब्यूरोक्रेटिक है। लेसिस फेयर कौन सा होता है? जिसमें उसको छोड़ दिया जाएगा। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लीडर हु लीव हिज कलीग टू गेट देयर वर्क। एंड द पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप जो है वो कौन सी होती है? द लीडर इज टोटली फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजिंग सपोर्ट इन डेवलपिंग द पीपल, जिसमें लोगों को जो है वो डेवलप करने का काम किया था, वो है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4 3 2 1। आगे इक्विटी थ्योरी जो है वो क्या? तो ये मोटिवेशन डिपेंड ऑन द रेशियो द इनपुट एंड द आउटकम ऑफ द सेल्फ एंड द अदर, तो वो है इक्विटी थ्योरी, जिसके अंदर हम यही इक्विटी बेसिकली चेक करते हैं। ठीक है, कि हमने कितना आउटपुट दिया उसके बेस पर हमको कितना इनपुट मिला और जो हमारा कलीग है तो उसको क्या मिला, उन दोनों में कंपैरिजन। रूम थ्योरी जो है वो क्या होता है? पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव ए गोल टू द एक्सटेंट दैट दे एक्सपेक्ट सर्टेन एक्शन विल हेल्प देम टू रीच द गोल, बिल्कुल। पोर्टर एंड जो ये लोअर मॉडल जो है वो क्या होता है? देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द मोटिवेशन एंड द परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। और हर्जबर्ग जो है वो उसका जो थ्योरी है वो बोलती है कि चैलेंजिंग जो डेट हैज अ थ्योरी अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट रिकॉग्निशन रिस्पांसिबिलिटी एंड ग्रोथ विल मोटिवेट एम्प्लॉय। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 3 4। आगे क्वेश्चन है बोला द मेथड यूज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क अंडर बेसल नंबर 2 वो कौन सी है? वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच अपनाते हैं। कौन सा? स्टैंडर्डाइज है। क्यों? क्योंकि वहां पे बता रखा है कि आपको जो है वो कितना % मेंटेन करना है। तो बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो या CAR या CRAR ऑफ द बैंक इज कैलकुलेट एज पर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉर द क्रेडिट रिस्क। ठीक है, जो आंसर जो आएगा वो क्या? ए। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच होती है क्योंकि स्टैंडर्ड पहले से मेंटेन किया हुआ है, भाई इतना आपको जो है मेंटेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये मेजॉरिटी आपका गलत हुआ होगा। देखो क्या बात कर रहे हैं, बोलते हैं पिलर नंबर 2 आपने डेट श्योरिटी आपने 3 किया होगा इसका। पिलर नंबर 2 ऑफ द RBI न्यू कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क बेसल नंबर 2 गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब करता है डेट बैंक है। देखो कैपिटल एडुकेसी की बात कर रहे हैं तो मार्केट डिसिप्लिन और सुपरवाइजरी रिव्यू की तो बात ही नहीं है, तो बात ओनली किसकी हो रही है? बोलो, बात हो रही है ओनली किसका? कैपिटल का। अब बात सुनो, अब क्या बोलता है? बोलता है बैंक का रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम 9% कैपिटल एडुकेसी रेशियो फॉर द क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क।
ओनली क्रेडिट रिस्क के लिए जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म से बनाए गए हैं, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क का लेना देना नहीं है। मैंने नीचे लिखा भी है, बैंक डज नॉट कंसीडर द मार्केट रिस्क एंड द ऑपरेशन रिस्क फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस अंडर द बेसल नंबर 2 फ्रेमवर्क NCAF। तो NCAF का मतलब क्या, न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ओनली एंड ओनली क्रेडिट रिस्क को जो है वो फोकस किया गया, इसके अंदर मार्केट रिस्क या ऑपरेशन रिस्क को ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंसर का डी आएगा, नन ऑफ द अबव। आ गया इंडिया के अंदर एटीएम जो है सबसे पहले लेके आया था कौन, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई, ये सिंगापुर लिख रहा है, शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है 1989 के अंदर लेके आया था मुंबई में। आगे मैच द फॉलोइंग, मॉनेटरी पॉलिसी क्या, इंस्ट्रूमेंट है किसका, रेगुलेशन ऑफ मनी। ओके, बैंक रेट जो है वो क्या, इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। टैक्सेशन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। रेपो रेट जो है वो क्या, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर जो आएगा 1, 3, 2, 4। आगे असर्शन दिया हुआ, बोलते हैं द शेड्यूल्ड बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल बैलेंस इन देयर अकाउंट विद RBI। बिल्कुल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैपिटल CRR। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन मिनिमम बैलेंस जो है अपने पास रखना पड़ता है, तो वो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो। फिर शेड्यूल्ड बैंक आर एंटाइटल्ड टू बोरो एंड डिस्काउंट फैसिलिटी फ्रॉम द RBI से ये फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो दोनों बातें एकदम सही है, बट रीजनिंग का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या है, बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। आगे फिर बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, जब एक पर्सन जो है वो सिग्निफाई करता है टू अनदर हिज विलिंगनेस, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर ऑन सच एक्ट ऑफ, तो इसको क्या बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रपोजल। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है आपने कुछ काम करने के लिए जो है उस दूसरे को बोलता है कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, तो इसका मतलब क्या, वो उसको प्रपोजल दे रहा है। ओके, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, A। आगे व्हेन ए पर्सन प्लेज गुड्स, जब एक पर्सन जो है वो गुड्स को प्लेज करता है सिक्योरिटी के तौर पे, इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, तो प्लेज जो है वो वैलिड होता है ओनली कितना, जितना उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी, आंसर C। आगे ओन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। अगर आपने जो वैलिड परफॉर्मेंस कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। बिल्कुल सही बात है। डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऑल द पार्टी आर नो मोर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई भी पार्टी जो है वो उसके लिए लायबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे ऑब्जेक्टिव टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव CCI एंडेवर टू डू द फॉलोइंग फंक्शन। CCI ये सब काम करता है, सबसे पहले डेवलप करता है और नर्चर करता है इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद द सेक्टरल रेगुलेटर। बिल्कुल सही बात है, ये काम CCI जो है ये सब काम करता है, डेवलप करता है और नर्चर करता है इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद द सेक्टोरियल रेगुलेटर। फिर एंश्योर करता है फेयर एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन, बिल्कुल करता है। इंप्लीमेंट करता है कॉम्पिटिशन पॉलिसीज एमिंग फॉर द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिल्कुल करता है। मेक द मार्केट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिशियन, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों जो है वो क्या है, सही है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002 रेफर टू एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट, कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट करता है या इज लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू हुम, भाई किसको आपको सामान बेचना है और किससे आपको सामान परचेज करना है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन हम लगाए तो इसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्यूजल टू डील। आंसर क्या, डी। टाई इन अरेंजमेंट नहीं है ये, आंसर क्या, डी है इसका। आगे एन इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट इन एनी प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, अगर मान लो वो एक प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट था, अगले प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वहां पे वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी हो सकता है। तो आंसर क्या, एनी वन ऑफ 3। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सबसे पहले बोलता है एनी इनकम विच इज रिसीव इन इंडिया, कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव होती है तो भाई वो तो इंडियन इनकम है, इंडिया में वो सबके लिए टैक्सेबल है। तो बोलता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय एन एसएससी इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडियन इनकम जो है वो सभी के लिए क्या है, टैक्सेबल है। दूसरा बोलता है द डे द इंडिविजुअल एंट्री इनटू इंडिया, इंडिया में आने का दिन, एंड द डे ही लीव इंडिया, और इंडिया से जाने का दिन, बोथ बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया, दोनों को जो है वो माना जाता है कि वो इंडिया में उन्होंने क्या स्टे किया है। तो ये भी एकदम सही है। फिर प्रेजेंस इन टेरिटोरियल वाटर, अगर आप TWI के अंदर भी क्या है, प्रेजेंट है, वुड आल्सो बी रिगार्ड एज अ प्रेजेंस इन इंडिया, तो ये भी क्या है, एकदम सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म विल बी इंक्लूड इन इनकम, अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म का कोई पार्टनर है, ठीक है, उसको अगर कोई सैलरी मिलती है तो उसको, वर्किंग पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिलती है तो उसके लिए टैक्सेबल है, कहां पे, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। आगे Which of the following statement are correct? 30% depreciation allowed है नियॉन साइन बोर्ड पे, नहीं सर ऐसा नहीं है। एनिमल्स जो है आर यूज फॉर बिजनेस पर्पस, हेंस डेप्रिसिएशन अलाउड है, नहीं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन देयर शुड नॉट बी एंड इंडीड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लीगल एंड इलीगल बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भाई तुम्हारा चाहे बिजनेस लीगल हो चाहे इलीगल हो, अगर तुमने इनकम कमाई है तो हम तो तुमसे टैक्स लेंगे, अगर तुम्हारा इलीगल बिजनेस है तो तुम्हारे ऊपर इंडियन पेनल कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, बट हमको तो टैक्स देना। तो आंसर क्या आएगा, 3, ओनली 3 जो है वो क्या करेक्ट है।
आगे, एग्रीगेट ऑफ द इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, पांचों हेड से इनकम, पांचों हेड से आपने इनकम को कंप्यूट किया और इनकम को कंप्यूट करते हुए क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन को भी ध्यान में रखा। उसके बाद जो इनकम निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। आगे, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में क्या, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तो बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू इट्स कस्टमर। बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर ये सब आएगा। फिर रीजन में बोलते हैं विड्थ जो होती है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी कैरी। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट विड्थ के अंदर क्या आएगा, कितनी प्रोडक्ट लाइन जो है वो कंपनी कैरी ऑन करती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ। आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, क्योंकि रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। आगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट कीपिंग इन व्यू द कस्टमर नीड एंड वांट। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यही तो प्रोसेस जिसके अंदर सामान को बनाएंगे कस्टमर की नीड और वांट को ध्यान में रखते हुए। बोलता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी डज नॉट डिपेंड द कस्टमर परसेप्शन। प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो कस्टमर की परसेप्शन डिपेंड नहीं करती। क्या बात कर रहे थे, जो आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाते हो कस्टमर को देख के ही बनाते हो। तो आंसर क्या आएगा, असर्शन जो है वो सही है लेकिन रीजनिंग क्या गलत है। तो आंसर बोले तो ए इज टू, आर इज फोर्स। आगे, मैच द फॉलोइंग, मार्कअप प्राइसिंग कौन सी होती है जिसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर मार्कअप जोड़ते हैं, बोले तो 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस मार्कअप। ओके, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग कौन सी होती है, स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके ऊपर। गोइंग रेट प्राइसिंग कौन सी होती है, प्रीवेलिंग प्राइसिंग मैटर। गोइंग रेट का मतलब जो अभी प्राइस चल रहा है वही मैटर करता है। एंड मार्केट स्कीमिंग का जो मतलब होता है वो क्या, सेट करना हाई प्राइस एंड रिकवर करना कॉस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो डी का आएगा 1। आंसर जो बनेगा वो क्या, 2 3 4 1। आगे बोलता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो एडजस्ट करती है बेसिक प्राइस टू एकोमोडेट डिफरेंस इन कस्टमर प्रोडक्ट एंड लोकेशन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, उसको देखो, द प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो एडजस्ट करती है बेसिक प्राइस को एकोमोडेट डिफरेंसेस इन कस्टमर प्रोडक्ट एंड लोकेशन, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। अलग अलग जगह अलग अलग रेट। इसके बाद फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। स्कीमिंग प्राइसिंग जो है वो क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग जो है इट इज ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी, क्योंकि स्कीमिंग वहीं कर सकते हो, रेट स्कीमिंग के अंदर क्या करते हो, रेट हाई रखते हो। ओके, ये वहीं होगा जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो, अगर वो इलास्टिक होगा तो वहां पे नहीं कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए का 2। फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ए मार्केट हैविंग ए सेवरल सेगमेंट, जब मार्केट उसके सेवरल सेगमेंट है डिफरिंग प्रोमिनेंटली विद रिगार्ड टू द प्राइस इलास्टिसिटी, तो उसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल। और फिर पेनिट्रेशन कहां पे होगा, जहां पे हाई प्राइस इलास्टिसिटी है तो वहां पे आपको रेट कम रखना पड़ता है। बोले तो ए मार्केट हैविंग द हाई प्राइस इलास्टिसिटी, तो सी का आएगा 1। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 3 1, बोले तो सी। ओके, हाँ जी सर, लो जी, ये हो गया जी अपना टॉपिक कंप्लीट। तो इसको आप कीजिए, ओके, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन जो है वो कीजिएगा इसको। और जितने अपने टेस्ट हुए तो उनका क्विक रिवीजन करने के लिए मैं एक काम करूंगा। आपने टेस्ट तो सारे करे हैं, मान लो आपने 15 टेस्ट कर लिए, ठीक है, तो अभी 1-2 टेस्ट और भी हम कर लेंगे, ठीक है। और इनके टेस्ट के आपके पास में पीडीएफ तो है बट आंसर्स नहीं है, या तो तुमने लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं किया तो इसकी ना मैं कल एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ डाल दूंगा उस विद आंसर, ठीक है ना। तो वो रिवीजन के लिए सही रहेगा, मतलब बस उसमें क्या आपको मोबाइल पे ड्रैग करना पड़ेगा और सीधा बस क्वेश्चन पड़ा, आंसर नीचे दे रखा है। तो एक बार पेपर में जाने से पहले अगर आप ये कर जाओ तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरा ये मानना है कि पेपर में जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चंस को रिवाइज कर जाओ तो अच्छा रहेगा वो। ओके, तो चलो फिलहाल ये हो गया। ओके, और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, अभी 5 दिन है, यू आर स्टिल इन द फाइट, ठीक है ना। 5 दिन अभी पूरे अपने पास में पड़े हैं, 5 दिन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप करें, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं करते रहें, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव। ओके जी सर, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके क्या, हाँ चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।